अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़े का टॉपिक है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है और उसकी रेडिएशन जो है वो किस तरह से जो है वो निकलती हैं या किस तरह से रेडिएट होती हैं। तो कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जब भी किसी बॉडी को, किसी भी नॉर्मल बॉडी को जब भी हीट अप किया जाता है तो वो रेडिएशन अमिट करती है। इवन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो भी रेडिएशन अमिट करती है। तो कहते हैं ये जो नेचर ऑफ रेडिएशन होती हैं वो डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, और दूसरा डिपेंड करती हैं ये इसकी बॉडी की नेचर पे कि किस टाइप की है। एट लो टेम्परेचर our body emits radiation which is principally of longer wavelength. अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो वो जो वेवलेंथ निकालेगी या रेडिएशन जो निकालेगी वो कम एनर्जी वाली होंगी और लॉन्गर वेवलेंथ वाली होंगी। ठीक है, और वो ज़्यादातर जो है वो इनविजिबल रीजन में जाती हैं, इंफ्रारेड रीजन में। एट हाई टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा हम इंक्रीज करते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो जो वेवलेंथ उनकी शॉर्टर होती जाएगी। तो इसलिए कहते हैं हाई टेम्परेचर पे जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन होती हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है। Furthermore, the amount of emitted radiation is different for different wavelength. हर रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सी वाली रेडिएशन जो है वो कितनी अमाउंट की निकल रही है। इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू शो हाउ द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट वेवलेंथ एट वेरियस टेम्परेचर्स। अब हमने डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखना है कि बॉडी जो है वो कितनी रेडिएशन एमिट कर रही है, किस तरह की एमिट कर रही है, और कौन कौन सी वाली वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं और किस एम्पलीट्यूड के साथ वो निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है प्लैटिनियम वायर की। जब प्लैटिनियम वायर को हीट अप किया जाता है तो सबसे पहले जो है वो जब वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देगा, तो जब विजिबल रीजन में जैसे ही आता है तो विजिबल रीजन में जो सबसे पहला कलर नजर आएगा आपको वो डल रेड नजर आएगा। प्लैटिनियम की वायर सबसे पहले डल रेड होती है, क्योंकि जो रेड है और उसमें से भी डल रेड है वो सबसे कम एनर्जी वाला होता है कलर। ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पे आपको नजर आएंगे वेवलेंथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो जो रेड कलर है वो चेंज हो जाएगा चेरी रेड पे। ठीक है, पहले डल रेड था, अब चेरी रेड हो गया। फिर टेम्परेचर हमने 1100 किया तो वो क्या हो गया, ऑरेंज रेड हो गया। 1300 किया तो वो येलो हो गया। इसी तरह से फाइनली वाइट हो जाता है एट अबाउट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमें बताता है दैट एज दी टेम्परेचर इज इंक्रीज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो रेडिएशंस हैं बिकम्स रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि हाई एनर्जी वाली रेडिएशन जो है वो ज़्यादा निकल रही हैं और हाई एनर्जी की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन emitted from a hot body, we consider a non-reflecting body या object such as a solid that has a hollow cavity in it. It has a small hole and the radiation can enter or escape only through this hole. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वो बॉडी लेने हैं। बॉडी यहाँ पे देखें इस फॉर्म में हमने कंसिडर की हुई है, ये एक स्केयर की फॉर्म में है, लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ एक फेस में एक सुराख होगा, बाकी सारी की सारी ये बॉडी बंद है। और दूसरा इसको अंदर से जो है वो ब्लैक कलर से इसको पेंट किया जाता है ताकि ये ब्लैक बॉडी बन जाए, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट नहीं करता किसी भी लाइट को, सारी की सारी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और जब उसको हीट अप किया जाता है तब वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो एमिट कर देता है। इसीलिए हम यहाँ पे ब्लैक बॉडी ले रहे हैं, ऐसी बॉडी जिसमें हमने एक ज़रा सा सुराख रखा जहाँ से रेडिएशन आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। इसके अलावा कोई और जगह नहीं है जहाँ से रेडिएशन निकल सके, और उसको अंदर से ब्लैक कर दिया, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड रेडिएटर भी होता है, रेडिएट भी करता है और एब्जॉर्ब भी कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता रेडिएशंस को। तो कहते दी इनसाइड इज ब्लैक एंड, जो इनसाइड है बॉडी की उसको हमने ब्लैक एंड कर दिया विद शूट टू मेक इट एज गुड एन ऑब्जर्वर and as bad as a reflector as possible. The small hole appears black, जो small hole है वो हमें ऐसे लगेगा जैसे कि black ही है, because radiation that enters is reflected from the inside walls many times and is partially absorbed at each reflection until none remains.
जितनी भी रेडिएशन हम इस ब्लैक बॉडी में एंटर करेंगे तो उस ब्लैक बॉडी में रेडिएशन जो है वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट भी करेंगी और हर रिफ्लेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब हो जाएगी और तब तक रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर होती रहेगी जब तक कि पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाती। जब सारी सारी एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके बाद जब हम इस ब्लैक बॉडी को एनर्जी देंगे, हीट अप करेंगे, तो उस हीट अप के फॉर्म में जब ये एनर्जी जो है, ये रेडिएशन जो है वो उसी ब्लैक होल से बाहर की तरफ निकलेंगी और फिर हमें जो है इसका हम देख लेंगे कि किस अमाउंट पे, टेम्परेचर की किस अमाउंट पे कितनी रेडिएशन निकल रही हैं और किस किस एनर्जी वाली निकल रही हैं। दी स्मॉल होल अपीयर्स ब्लैक, क्यों ब्लैक होता है? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। एंड such a body is termed as black body and has the property to absorb all the radiations entering it। इसको ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी रेडिएशन जाती हैं सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कोई भी बाहर नहीं निकलती। ब्लैक बॉडी इज बोथ एन आइडियल एब्जॉर्बर, एक ब्लैक बॉडी जो है एक आइडियल एब्जॉर्बर भी होती है एंड आइडियल रेडिएटर भी होती है और बैड रिफ्लेक्टर होती है। रिफ्लेक्टर का मतलब है कोई चीज़ टकरा के वापस आ जाना, लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो सारी की सारी चीज़ जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी चीज़ वापस नहीं जाने देती। ठीक है, इसी तरह से और जब इसको हीट अप किया जाता है तो वो सारी सारी एनर्जी जो है वो आपको वापस दे देती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो अब हमने देखना है कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम किस तरह से होती है, किस टेम्परेचर पे कितनी रेडिएशन निकलती हैं और कौन कौन सी वाली वेवलेंथ की निकलती हैं और इनमें से कौन सी वेवलेंथ पे जो रेडिएशन है वो मैक्सिमम होंगी, कौन सी वाली वेवलेंथ पे रेडिएशन जो है वो मिनिमम होंगी। ठीक है, देखिए रेंज ऑफ वेवलेंथ है, दैट मीन हमारे पास इंफ्रारेड रीजन भी होगा, कुछ रेडिएशन जो है विजिबल रीजन वाली भी निकलेंगी और कुछ रेडिएशन जो है वो आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन वाली भी निकलेंगी। हर अमाउंट की, हर वेवलेंथ की कुछ ना कुछ रेडिएशन निकलेंगी, लेकिन उनमें से कोई एक खास वैल्यू ऑफ वेवलेंथ पे रेडिएशन जो है वो मैक्सिमम निकलती हैं, वो हमारे पास इस डायग्राम में हमें क्लियर हो जाएगा किस तरह से वो करना है। तो लमर एंड प्रिंगशीम जो है उन्होंने मेजर किया द इंटेंसिटी of emitted energy with wavelength radiated from a black body at different temperatures by the apparatus shown in figure। क्या apparatus उन्होंने यूज किया था ये देख लें आप। तो इस apparatus में देखिए हमारे पास एक फर्नेस है, ठीक है, फर्नेस जो है वो ब्लैक बॉडी केविटी है, वहां से जो है रेडिएशन निकलेंगे और यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने रिफ्लेक्टर रखा हुआ है ताकि रेडिएशन जितनी भी निकले वो सारी की सारी रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके आपके पास यहाँ पे रॉक साल्ट प्रिज्म रखा होता है उसमें से पास करेंगी और पास करके दूसरे रिफ्लेक्टर की तरफ जाएंगे और वहां से जो हमारे पास थर्मोपाइल रेडिएशन डिटेक्टर में जाती हैं। ठीक है, यानी कि सीधा हमने फर्नेस से डिटेक्टर में नहीं लेनी रेडिएशंस, बल्कि क्या करेंगे उसको पहले रिफ्लेक्टर में से पास करके प्रिज्म में से पास करेंगे ताकि वो अपने वो कलर्स में चेंज हो जाए। देखिए कोई भी आप सिंगल वेवलेंथ को जब प्रिज्म पे फॉल करते हैं तो अपने डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाती हैं। तो इस तरह से ये देखिए हमारे पास जो है वो पूरा आपने देख लिया apparatus किस तरह का है। कंसिस्ट कर रहा है जी प्रिज्म पे और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है और आपके पास ये है जी थर्मोपाइल रेडिएशन डिटेक्टर। कहते हैं जी अब यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ कर्व्स यहाँ पे दिखाई हुई इन्फॉर्मेशन में फॉर यूनिफॉर्म फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, एक्स एक्सिस वाली साइड पे वेवलेंथ है और वाई एक्सिस वाली साइड पे इंटेंसिटी है। और देखिए हमारे पास चार कर्व शो की हुई हैं, चारों कर्व की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, हर एक का टेम्परेचर डिफरेंट है। पहले क्या करेंगे हम 1000 केल्विन का टेम्परेचर रखेंगे। तो इस टेम्परेचर के लिए देखें जो वेव है वो 0.1 से शुरू हो रही है, ठीक है, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी और एक पॉइंट पे जाके इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। फिर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दूसरी कर्व हमें तब मिलेगी। उस केस में देखिए जो आपके पास वेवलेंथ है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन स्मॉलर वेवलेंथ पे भी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, फिर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, एक पॉइंट पे जाके वो मैक्सिमम हुई है, उसके बाद दोबारा से जो है वो डिक्रीज होके मिनिमम पोजीशन पे आ गई है। फिर अगर टेम्परेचर हम बढ़ा के 14-15 केल्विन करते हैं तो थर्ड वेव फॉर्म हमें तब मिलेगी। इस केस में भी देखें कि जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो एकदम से इंक्रीज हुई, इंक्रीज करके एक पॉइंट पे एक वेवलेंथ पे जाके मैक्सिमम हुई, उसके बाद दोबारा से रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पे इस वेव फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे ही हम टेम्परेचर फर्ज कर लें 14-15 रखा तो पहले जो है आपको जो रेडिएशन मिलेंगी
वो विजिबल रीजन के पीछे वाले रेडिएशन मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपको रेडिएशन निकलना शुरू, जैसे भट्टी में से अब कलर आपको दिखेंगे। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, अगर आपने चूल्हे में आग जलाई है तो उस आग के जो है वो डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे होते हैं। येलो सा कलर नजर आता है, रेड कलर नजर आता है, ब्लू कलर नजर आता है। तो जिस रेडिएशन का जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितनी एनर्जी उसकी ज्यादा होगी, उसी कलर की हमें वेवलेंथ नजर आएगी। लेकिन ये होता है सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन के लिए। अगर विजिबल से ऊपर वाली रेडिएशन है, हाई एनर्जी की रेडिएशन है, वो भी हमें नजर नहीं आती। और विजिबल से नीचे वाली जो रीजन है उसकी रेडिएशन भी हमें नजर नहीं आती। और हम यहाँ पे देखें, ये जो कर्व्स दी हुई हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, इंटेंसिटी वेवलेंथ की कर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपने समझ लेनी है कि वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब ये है कि हम कम एनर्जी वाले रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो हर आप टेम्परेचर पे देखें, 1000 केल्विन पे, 1260 पे, 1450 पे और 1650 पे जो आपके पास रेडिएशंस हैं वो लो एनर्जी रीजन में, या देखें ये वाला जो एंड है बिल्कुल राइट कॉर्नर वाला जो एंड है वो बहुत कम एनर्जी वाला रीजन है। और इसके बाद जो एनर्जी का रीजन इंक्रीज होता रहता है और मैक्सिमम एनर्जी की जो रेडिएशन निकल रही है वो चली जाएंगी यहाँ पे देखें लेफ्ट कॉर्नर कॉर्नर में। और ये हमारे पास है विजिबल रीजन, यानी कि जो भी आपके पास किसी भी बॉडी से रेडिएशन जब निकलती हैं तो वो रेडिएशन हमें एक तो नज़र नहीं आती, ठीक है, और एक वो कम एनर्जी वाली होती हैं, वो इतनी हार्मफुल नहीं होती। जैसे कि कोई ह्यूमन बॉडी भी है, उसमें से भी रेडिएशन निकल रही हैं तो वो कम एनर्जी वाली, कम टेम्परेचर वाली निकलती हैं और वो हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे आपको सारी वेवलेंथ पे भी और सारे टेम्परेचर पे आपको डिस्कस करके बताया हुआ है कि किस टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ है वो कौन कौन सी निकलेंगी और कितने कितने एम्पलीट्यूड के साथ या कितनी कितनी इंटेंसिटी के साथ निकलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं, हम टेम्परेचर जो है वो 1650 हाईएस्ट टेम्परेचर हमने लिया है, ठीक है। हाईएस्ट टेम्परेचर पे डिस्कस जब करेंगे तो ये जो आपने कर्व बनानी है, इस कर्व को आपने डिस्कस करना है राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, फिर आपके लिए इजी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट वाले पे आपकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, दैट मीन्स कि एनर्जी जो है वो मिनिमम है, ठीक है। तो कम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो देखें यहाँ पे आपको वो निकलेंगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम है, ठीक है। फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है या वेवलेंथ कम होती जाती है तो मैक्सिमम एनर्जी पे जाके जो वेवलेंथ की पीक है या उनकी इंटेंसिटी है वो हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है। एनर्जी बढ़ी तो उनके साथ साथ इंटेंसिटी जो है वो भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। लेकिन उस एक ख़ास पॉइंट पे जाके इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद अगर हम मज़ीद एनर्जी बढ़ाएंगे या वेवलेंथ को मज़ीद कम करेंगे तो फिर जो आपके पास इंटेंसिटी है वो फिर से डिक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर इसको आप रिवर्स में डिस्कस करें, यहाँ से देखें तो ये देख लें, यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट कॉर्नर है वो रीजन आपके पास विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन हमें तब मिलेगा जब एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजिबल एनर्जी की जो वेवलेंथ जो है वो एक तो कम होती है, दूसरा यहाँ पे देखिए आपके पास जो उनकी एनर्जी की इंटेंसिटी है या जो उनकी वेवलेंथ की इंटेंसिटी है, जो रेडिएशन निकल रही हैं, इंटेंसिटी यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। अगर आपको कलर नज़र आ भी रहा है लेकिन वो उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ब्राइटनेस उसकी कम होगी, बाकी जितनी भी रेडिएशन निकलेंगी उनकी जो इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन वो कलर हमें नज़र नहीं आता। तो ये आपको जो रीजन दिखाया हुआ ये एक तो आपको दिया हुआ है विजिबल रीजन वाला, ठीक है, और दूसरा विजिबल रीजन से पीछे वाला रीजन है जो कम एनर्जीज वाला रीजन है। वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी कम होती जाएगी और हर वेवलेंथ के लिए, हर कर्व के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कि किसी एक टेम्परेचर का अगर हम चूज करते हैं तो तमाम रेडिएशन जो है वो निकलेंगी, एक ही टाइम पे निकलेंगी सारी रेडिएशंस, लेकिन उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। किसी की इंटेंसिटी कम है, किसी की उससे ज़्यादा है, किसी की और से ज़्यादा है, और उनमें से कोई एक कलर ऐसा हो ज़रूर होगा, एक रेडिएशन ऐसी ज़रूर होगी जिसकी इंटेंसिटी जो है वह सबसे मैक्सिमम होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे इस कर्व के जो है कुछ पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट आपको बताया हुआ है। सबसे पहले है जी, एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारी रेडिएशंस को यूनिफॉर्म एनर्जीज नहीं मिलेंगी, बल्कि हर कलर को, हर रेडिएशन को डिफरेंट एनर्जी मिलेगी और उनकी डिफरेंट ही इंटेंसिटीज होंगी। फिर आपको दिया हुआ है जी, एट अ गिवन टेम्परेचर टी द emitted एनर्जी हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम एंड द प्रोडक्ट लैम्डा मैक्सिमम एंड टी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। किसी एक ख़ास टेम्परेचर पे जो आपके पास वेवलेंथ है
वो एक वेवलेंथ ऐसी ज़रूर होगी जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम का मतलब ये है कि ये वो वाली वेवलेंथ की वैल्यू है जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और टेम्परेचर का और लैम्डा मैक्सिमम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर बड़ा है दैट मीन्स वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वाली है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम है दैट मीन्स कि वेवलेंथ जो है वो हायर वाली होगी। तो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज नोन एज वेन्स कांस्टेंट एंड इज अबाउट 2.9 into 10 to the power -3 meter Kelvin, and this equation means that as T increases lambda maximum shift to the shorter wavelength। फिर कहते हैं तमाम वेवलेंथ के लिए एन इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन एनर्जी एमिशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो तमाम वेवलेंथ के लिए जो रेडिएशन होंगी वो ज़्यादा अमाउंट की निकलेंगी। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं टेम्परेचर कम है तो जो वेवलेंथ है, जो कर्व हमारे पास मिल रही है, उन सारी वेवलेंथ पे उसकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो सबकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती जाती है, लेकिन एक खास वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट है जी द एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ई रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर ओवर ऑल वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कोई भी एक खास आपने कर्व लेनी है और इस कर्व के अंदर जो भी आपके पास एरिया आएगा वो सारा एरिया आपको बताएगा कि यहाँ पे टोटल एनर्जी की अमाउंट कितनी है। और इस एनर्जी को निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे। वो इक्वेशन है जी ई प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सॉरी टी पर 4। टी क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और इक्वालिटी साइन लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल साथ में सिग्मा, और यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये स्टीफन्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है जी 5.67 इंटू 10⁻⁸ watt per meter square k पर -4 एंड द अबव रिलेशन इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये जो 0.4 है इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं और यहाँ पे सिग्मा जो है वो स्टीफन्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको 5.67 इंटू 10⁻⁸ दी हुई है। तो ये टॉपिक हमारा आज का यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।